हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से माइक्रोटेक को DHCP, बैंडविड्थ, ब्रिज एंड ट्रंक पोर्ट्स वगैरह को कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये मेरी माइक्रोटेक से रिलेटेड दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरह से ड्यूल बैंड को एक लैन के साथ कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो ये मेरी कंप्लीट डायग्राम है जिसमें हम देखेंगे कि ट्रंक पोर्ट को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, और अगर आपके पास दो लैन इंटरफेसेस हैं, दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं, तो उनको किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, और ब्रिजिंग किस तरह से की जाती है अगर आपने एक ISP से डेटा लिंक लिया हुआ है और वो आपकी लोकेशन से दूसरा है और द इंटरनेट कनेक्ट हो रही है, वो जो आपकी साइट है, तो उसको किस तरह से आप डेटा लिंक प्रोवाइड करेंगे। उसकी कनेक्टिविटी आपकी बिल्कुल लैन के जिस तरह से लैन की कनेक्टिविटी उससे वही चीज़ आपके जो दूसरी लोकेशन पे है उससे किस तरह से होगी। तो वन बाय वन हम इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मेरा थर्ड जो इंटरफेस है मुझे ISP से डेटा लिंक और इंटरनेट सेम पोर्ट के ऊपर मिल रहा है, तो इट मीन्स वो ट्रंक पोर्ट है जिसमें मल्टीपल VLANs मिले हुए हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ्रेंडली नेम ट्रंक पोर्ट इसका इंटरफेस का नाम रख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि इस इंटरफेस के ऊपर मुझे VLANs बनानी है। फिर मैं सेकंड ऑप्शन में आऊँगा VLAN वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे मैं VLAN क्रिएट करूँगा। यहाँ सबसे पहले मैंने एक फ्रेंडली नेम देना है कोई भी, जो मेरे डेटा लिंक की सबसे पहले मैं जो VLAN बना रहा हूँ तो इस तरह से मैंने डेटा लिंक के नाम से रखा है, और वो VLAN जो है 86 है। ये जो VLANs है ये आपको ISPs वाले प्रोवाइड करते हैं डेटा लिंक के ऊपर। हो सकता है डायरेक्ट भी आपको कनेक्शन देते हैं, या हो सकता है वो आपके VLAN के थ्रू भी दें। तो ये VLAN क्रिएट करने का मकसद यही है कि अगर तो एक ही लिंक के ऊपर वो मल्टीपल चीज़ें दे रहे हैं, आपको डेटा लिंक भी दे रहे हैं और इंटरनेट कनेक्शन भी दे रहे हैं, तो जस्ट आपको मल्टीपल VLANs उस इंटरफेस के ऊपर बनानी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर वो डायरेक्ट आपको कनेक्शन दे रहे हैं वैन का या डेटा लिंक का, तो आपको ये VLAN बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपने फ्रेंडली नेम देना है, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। इसके बाद आपने इंटरफेस असाइन करना है, जैसे कि इंटरफेस अभी हमने ट्रंक के नाम से रखा था वो असाइन करना है। उसके बाद VLAN ID देनी है, जो भी VLAN आपको प्रोवाइड की जाए, तो उस हिसाब से जैसे मुझे 86 असाइन की गई है तो मैं यहाँ पे VLAN ID 86 रखूँगा और जैसे इसको अप्लाई करके ओके कर दूँगा। इसी तरह से जो मेरी दूसरी VLANs है जिसके ऊपर मुझे इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको मैं वैन 3 के नाम से सेव करूँगा और यही प्रोसीजर रिपीट करूँगा। मुझे इंटरफेस तो वही है ट्रंक पोर्ट जिसके ऊपर मुझे वो मिल रही है, और लेकिन VLAN ID इस दफ़ा मेरी जो है वो 2 होगी, क्योंकि मुझे जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है VLAN 2 के ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसी तरह से आप भी जो डिफरेंट VLANs आपको असाइन की जाए उस हिसाब से आप रख सकते हैं। इसी तरह इसकी जो कनेक्टिविटी है वो आपके सिस्को स्विच के साथ भी हो सकती है। अगर मल्टीपल VLANs उसके ऊपर बनी हुई है और वहाँ से ट्रंक पोर्ट आपके माइक्रोटेक राउटर पे आ रही है, तो इस हिसाब से आप उसके अंदर भी इस तरह से VLAN क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। VLAN बनाने के बाद ये शो हो जाती है आपके इंटरफेस वाले ऑप्शन के अंदर भी शो हो जाती है। जैसे कि देख रहे हैं आप ट्रंक के नीचे ये दोनों VLANs शो हो रही हैं, तो इट मीन्स ये जो VLANs हैं ये इस पोर्ट का हिस्सा है। इस पोर्ट्स के ऊपर ये VLAN का ट्रैफिक आपको रिसीव होगा। इसके बाद जो है आप सबसे पहले हम ब्रिजिंग कर लेते हैं। ब्रिजिंग क्या चीज़ है? ब्रिजिंग बेसिकली एक स्विचिंग का काम करती है हमारे लिए, कि एक हमारे पास एक नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क, हम दोनों को मिलाने का काम करते हैं। तो हमने नेटवर्क तो हम अपने माइक्रोटेक तक ले आए हैं जो हमारा दूसरा है, लेकिन अभी तक हमने उसको ब्रिज नहीं किया है। तो हम उसको ब्रिज भी करके देखेंगे कि दोनों आपस में कनेक्टेड, जो हमारी दो लोकेशन है जो डायग्राम में शो हो रही हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रही है नहीं कर रही हैं। इससे पहले जो मैंने एक इंटरफेस बनाया था बैन 3 के लिए, मैं उसके ऊपर IP असाइन कर देता हूँ, और IP असाइन करने का वही तरीका जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था, उसी तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं इसके ऊपर भी IP असाइन कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इसका जो गेटवे है, सेकंड जो ऑप्शन होता है IP देने के बाद वैन को कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो गेटवे भी इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। क्योंकि फर्स्ट जो तो कमांड थी वो मैंने ऑलरेडी चला दी थी इसके ऊपर, जो हमारी फर्स्ट वीडियो में भी देखा हमने कि किस तरह से फेल ओवर और लोड बैलेंसिंग को कॉन्फ़िगर किया जाता है, और मेरी फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको शो कर दिया था कि मैंने जो पहले राउट बनाए हुए थे वो ही शो हो रहे हैं। तो इसके बाद जो थर्ड वैन है जो मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया है, मैं उसको भी इसी पैटर्न से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। इसमें जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है शुरू से, उसमें पहला गेटवे अगर डाउन होगा तो दूसरे पे इंटरनेट शिफ्ट होगा, दूसरा गेटवे डाउन होगा तो तीसरे पे इंटरनेट शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप लोड बैलेंसिंग भी करना चाहें तो स्पेसिफिकली गेटवे के ऊपर कौन सी आपने IP से मतलब IP का इंटरनेट को रन करना है, कौन सी लोकेशन का इंटरनेट को रन करना है, तो वो मेरी आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो इसी पैटर्न के हिसाब से मैं जो वैन 3 है उसको भी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, ताकि मेरा वैन 3 का जो राउट है जिससे इंटरनेट चलेगा मेरे क्लाइंट के लिए, वो भी इसके अंदर राउट की लिस्ट के अंदर आ जाए।
जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सारे तीनों राउट जो वैन 1, वैन 2, वैन 3 जो हैं, तीनों यहाँ पे प्रेज़ेंट हो गए हैं। अब मैं वन बाय वन एक को डिसेबल भी करके देख सकता हूँ कि वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं कि जैसे ही मैं एक को डिसेबल करता हूँ तो ब्लू से ब्लैक हो जाता है। ब्लू मीन्स वो जो है वो सेकंड ऑप्शन है। वो अभी फर्स्ट वाला जब डाउन होगा देन वो ब्लू से ब्लैक हो जाएगा और इंटरनेट जो है उस वैन के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। अब जो है हमारी लोकेशन 1 से जो लोकेशन जो 2 है जिसे मैं यहाँ पे शो हो रही है जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो रही है मेरी दूसरी लोकेशन डेटा लिंक के ऊपर, उसको मैं ब्रिजिंग से कनेक्ट करूँगा क्योंकि हमने इंटरनेट जो है वो क्रिएट कर लिया है वीलैन के थ्रू। अब मैं इसको ब्रिज बना के उसको कनेक्ट करके देखूँगा। अभी मैं पिंग करके देखता हूँ, अभी जो मेरे ब्रिज नहीं बना हुआ तो अभी मैं उसको रीच आउट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा, लेकिन आफ्टर ब्रिजिंग आप देख पाएंगे कि उसको भी मैं पिंग कर पाऊँगा। तो ब्रिज किस तरह से क्रिएट करते हैं उसके बहुत सिंपल से 2 स्टेप्स हैं। आप सबसे पहले माइक्रोटेक में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्रिज के ऑप्शन है, ब्रिज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन है ब्रिज, सबसे पहले आप ब्रिज क्रिएट करेंगे। ब्रिज क्रिएट करने के बाद आप जो वीलेंस जो आपने क्रिएट किए 2 इंटरफेस वीलेंस के वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो कोई भी मैं फ्रेंडली नेम देता हूँ लैन 1 ब्रिज के नाम से क्योंकि हमने लैन 1 के ऊपर ब्रिज बनाना है। उसको मैं क्रिएट करता हूँ, जैसे ओके करता हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो था पोर्ट्स के अंदर, यहाँ पे मैंने जो वीलेंस बनाई थी और जो मेरी फिजिकल एक पोर्ट है माइक्रोटेक की, उन दोनों को आपस में ब्रिज कर दूंगा। वो एज ए स्विच के तौर पे काम करना शुरू कर देगी मेरी दोनों पोर्ट्स। जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक जो थी मेरी पोर्ट 4 थी जो मैंने लैन 1 के नाम से सेव की हुई है और एक मेरी ट्रंक पोर्ट के अंदर मैंने वीलेंस बनाई थी जो कि वीलैन 86 के नाम से थी। तो इन दोनों को मैं ब्रिज कर दूंगा, आपस में जोड़ दूंगा और ये आपस में फिर कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। लैन 1 को मैंने जोड़ दिया और उसके बाद फिर डेटा लिंक जो मैंने वीलन 86 के नाम से इंटरफेस बनाया था मैंने उसको भी जोड़ दिया। तो अब ये दोनों जो हैं ऐसे स्विचिंग के तौर पे काम करेंगी और मेरे जो दोनों एंड के जो अलग अलग लोकेशन है वो आपस में कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिंग भी इनकी आना स्टार्ट हो गई है। जैसे कि डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि अभी जिस कंप्यूटर का मैंने एक्सेस लिया है उसकी IP 192.168 से 20.31 है और जिसको मैं पिंग कर पा रहा हूँ ब्रिजिंग के थ्रू वो 20.30 है। अब जो मेरा लैन 2 है उसके ऊपर मैंने DHCP अभी इनेबल नहीं किया हुआ, तो मैं उसको ऊपर DHCP इनेबल करता हूँ, देखता हूँ उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैंने उस इंटरफेस के ऊपर IP भी असाइन नहीं की। तो सबसे पहले मैं उसको एक नाम रख लेता हूँ फ्रेंडली नेम लैन 2 और उसके बाद इसकी IP असाइन करता हूँ जो कि मेरा 192.168.60.0/24 का नेटवर्क है। तो उसी की नेटवर्क की एक IP मैं अपने इंटरफेस को असाइन कर देता हूँ और उसके बाद जो है इस इंटरफेस के ऊपर मैं DHCP इनेबल करूँगा और उसकी भी हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि किस तरह से की जाती है। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं और वहाँ पे भी एक क्लाइंट कनेक्ट करके हम देख लेंगे कि किस तरह से उसके अंदर इंटरनेट किस तरह से अलाउ करना है, क्योंकि अभी तक जो हमने इंटरनेट अलाउ किया था वो लैन 1 के लिए किया था। तो हम लैन 2 के लिए भी किस तरह से हम इंटरनेट अलाउ करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। कि मैंने सिर्फ एक फिजिकल IP उसके ऊपर दी हुई है तो मैं उसको पिंग कर पा रहा हूँ 60.10 को। अब मैं उसको DHCP इनेबल करूँगा और फिर सबसे पहले DHCP सर्वर क्रिएट करूँगा अपने माइक्रोटेक के अंदर। DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं इस इंटरफेस के ऊपर इंटरनेट अलाउ कर देता हूँ। तो इंटरनेट अलाउ करने के लिए यही है कि आप IP में जाएंगे, फायरवॉल में जाएंगे, उसके बाद नेट के अंदर जाएंगे। जिस तरह से हमने लैन 1 के लिए इंटरनेट अलाउ किया था इस तरह से लैन 2 के अंदर भी हम लैन 2 के लिए भी इंटरनेट अलाउ कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक IP भी असाइन कर सकता हूँ, मल्टीपल IPs भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं पूरे नेटवर्क को अभी फ़िलहाल के लिए इंटरनेट अलाउ कर रहा हूँ। तो मैं पूरा नेटवर्क दूंगा /24 के साथ और इसको मैं सिक्योरिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा एक्शन में जाके। तो जितना भी नेटवर्क के अंदर जितनी 254 IPs होती हैं सबके ऊपर इंटरनेट अलाउ हो जाएगा। अगर वन बाय वन आपको IP के ऊपर इंटरनेट अलाउ करना है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने असाइन किया हुआ है किस तरह से स्पेसिफिक IPs को आप इंटरनेट अलाउ कर सकते हैं। इंटरनेट अलाउ करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है। हम IP में जाते हैं और राउट के अंदर जाते हैं और देख लेते हैं इसमें कि प्रॉपर जितने भी राउट्स थे वैन 1, वैन 2, वैन 3 वो क्रिएट हुए हुए हैं। तो अगर आपको लोड बैलेंसिंग या फेल ओवर को फॉलो करना है अपने वैन्स के दौरान तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से फेल ओवर को कॉन्फ़िगर करेंगे और किस तरह से लोड बैलेंसिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये जो हमारा नेटवर्क है जो लैन 2 के नाम से डायग्राम में शो हो रहा है, अब हम इसके ऊपर DHCP कॉन्फ़िगर करके देख सकते हैं, देखेंगे किस तरह से DHCP कॉन्फ़िगर होता है। उसके लिए हम IP में जाएंगे, DHCP सर्वर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम DHCP सर्वर को क्रिएट कर लेंगे।
तो उसके लिए जो है हमें डीएससीपी में बेसिकली आईपी लीज़ करनी होती है। तो कौन सी आईपीज़ हमने लीज़ करानी है, कौन सी आईपी ऑटोमेटिकली क्लाइंट को असाइन हो, तो उसके लिए हम पूल बना लेंगे। तो पूल बनाने के लिए हम आईपी में जाएंगे, पूल में जाएंगे, यहाँ एक फ्रेंडली नेम रख देंगे कोई भी पूल का, और यहाँ पे हमें आईपी रेंज देनी है कि कौन सी आईपी रेंज है, या पूरा नेटवर्क भी हम देख सकते हैं, दे सकते हैं कि पूरे नेटवर्क में से जो भी आईपी अवेलेबल है वो डीएचसीपी सर्वर किसी भी क्लाइंट को जो भी कनेक्ट हो उसको दे दे। या हम स्पेसिफिक आईपीज़ यहाँ पे दे सकते हैं कि ये वाली स्पेसिफिक आईपी है, इनके अंदर से डीएचसीपी जो सर्वर है वो अपने क्लाइंट को आईपी से असाइन करे। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे आईपी दी है 192.168.60.10 से लेके 200 तक की आईपीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे दी हैं, तो जो मेरा डीएचसीपी सर्वर असाइन करेगा। डीएचसीपी में सर्वर में सबसे पहले फ्रेंडली नेम देंगे डीएचसीपी सर्वर को। उसके बाद इंटरफेस हमें देना है। इंटरफेस बहुत ध्यान से देना है आपने कि वो कौन सा इंटरफेस है जिसके ऊपर वो डीएचसीपी इनेबल करने जा रहे हैं और वो कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मेरा लैंड 2 के नाम से इंटरफेस है, मैं उसके ऊपर असाइन करने जा रहा हूँ, मैं उसको दूंगा। लीज टाइम ये होता है कि कितनी देर तक वो आईपी जो है इस क्लाइंट को असाइन है, उसके बाद वो उसके ऊपर से हट जाए और जो भी सर्वर के पास अवेलेबल आईपी हो वो उसको असाइन कर दे। तो बेसिकली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रख सकते हैं। कोई मोबाइल यूज़र्स हैं तो उसको आप कम दे सकते हैं, कोई परमानेंट यूज़र हैं जैसे डेस्कटॉप वगैरह होते हैं तो उनको आप लीज टाइम ज़्यादा भी दे सकते हैं। इसके बाद पूल जो अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किया था वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा और देन इसको हम ओके कर देंगे। तो ये हमारा डीएचसीपी सर्वर क्रिएट हो गया। अब हमने इसके अंदर नेटवर्क असाइन करना है कि जो आईपीज़ मिलेंगी वो कौन सा नेटवर्क होगा, उसका गेटवे क्या होगा, उसका डीएनएस क्या होगा। तो नेटवर्क जो है वो डायग्राम में जैसे मैंने आपको शो किया था 192.168.60.24 का है, तो मैं पूरा नेटवर्क दूंगा क्योंकि जो डीएचसीपी सर्वर है पूरे नेटवर्क के लिए बना रहा हूँ। इसके बाद मुझे गेटवे देना है। आप इस माइक्रोटेक के अलावा कोई और भी गेटवे दे सकते हैं, लेकिन इंटरनेट जो शेयरिंग है मेरी इसी माइक्रोटेक से हो रही है तो मैं इसी माइक्रोटेक के आईपी को एज ए गेटवे भी यूज़ करूँगा। इसके बाद नेट मास्क है, नेट मास्क 24 है मेरे नेटवर्क का, तो मैं वही असाइन करूँगा। और इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा डीएनएस का। आप मल्टीपल डीएनएस भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो आपके जो लोकल डीएनएस चल रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह के, आप वो भी इसके ऊपर असाइन कर सकते हैं। और चाहें तो जो फ्री ग्लोबली यूज़ होते हैं डीएनएस आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे 8.8.8.8 1.1.1.1। इसके बाद आप डोमेन डालेंगे। ये डोमेन वो है जो डीएचसीपी जब आईपी असाइन कर देता है इंटरफेस के ऊपर एक डोमेन भी शो होता है आपको, तो आप कोई भी डोमेन इसके अंदर डाल सकते हैं जो आपकी कंपनी का डोमेन हो, अदर देन कंपनी के अलावा भी आप डाल सकते हैं। विन सर्वर्स जो होते हैं वो एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह में यूज़ होते हैं, शेयरिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, तो आप चाहें तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल मुझे इंटरनेट के लिए विन सर्वर्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये वाले ऑप्शन को डिसेबल रहने देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। अब जो है हमारा जो क्लाइंट है जो 60.10 है जिस पे स्टैटिक आईपी डली हुई थी, अब मैं उसको डीएचसीपी भी करता हूँ और जैसे ही डीएचसीपी करूँगा यहाँ पे लीज के अंदर वो सारे सिस्टम आना शुरू हो जाएंगे, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से सिस्टम्स को मेरे डीएचसीपी सर्वर ने आईपी असाइन कर दी है। ये वाला जो क्लाइंट है इस पे स्टैटिक आईपी डली हुई थी, अब मैं इसको डीएचसीपी इनेबल कर देता हूँ और फिर मैं देखता हूँ माइक्रोटेक में मेरे पास क्या आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक आईपी यहाँ पे आ गई है क्योंकि मैंने उसको डीएचसीपी पे किया था, तो उसने ऑटोमेटिकली एक आईपी असाइन कर दी है जो कि 192.168.60.200 है। आप चाहें तो इस पर डबल क्लिक करके इसको स्टैटिक कर सकते हैं यहाँ से माइक्रोटेक से कि जब भी वो सिस्टम ऑन हो और उसकी लीज टाइमिंग खत्म भी हो जाए तो उसके बाद भी उसको यही आईपी ही असाइन होगी और ये आईपी रिजर्व भी हो जाएगी इस मैक एड्रेस के अगेंस्ट पे, ताकि ये आईपी किसी और को ना मिल सके। और इस आईपी पे अगर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, कोई बैंडविड्थ ज़्यादा दी हुई है इसको, या इसका इंटरनेट ब्लॉक किया हुआ है या कोई भी दूसरी आपने इसको फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, तो हमेशा यही आईपी इसी मैक के अगेंस्ट के ऊपर बाइंड हो जाएगी। तो आप इसको जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको मार के स्टैटिक कर देंगे, तो ये आईपी अब स्टैटिक हो जाएगी माइक्रोटेक के अंदर। अब हमेशा इस मैक के अगेंस्ट पे इस सिस्टम को यही आईपी ही असाइन होगी। डीएचसीपी के सर्वर की यही कॉन्फ़िगरेशन है और अगर कोई एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आपने सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जो डीएचसीपी रिले होते हैं या दूसरी जो डीएचसीपी के ऑप्शंस हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ आपके लिए। उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि बैंडविड्थ किस तरह से लगाई जाती है, और अभी मैं चेक कर लेता हूँ मेरे सिस्टम में कितनी बैंडविड्थ आ रही है, और बैंडविड्थ लगाने के बाद हम देखेंगे कि वो बैंडविड्थ प्रॉपर्ली इस पर अप्लाई हुई भी है नहीं हुई। अच्छा, बैंडविड्थ दो टाइप की होती है, एक अपलिंक के ऊपर आप बैंडविड्थ लगाते हैं, एक डाउनलोड के ऊपर लिंक लगाते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप चाहें तो सिर्फ अपलोड अपलोड के ऊपर भी बैंडविड्थ लगा सकते हैं, चाहें तो सिर्फ डाउनलोड के ऊपर भी लगा सकते हैं।
लेकिन बेहतर ये है कि आप अपलोड पे भी लगाएँ और डाउनलोड पे भी लगाएँ, वरना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट जो है आईडीएम या टॉरेंट लगा के रखते हैं अपने सिस्टम में और पूरी बैंडविड्थ जो है अपने सिस्टम से कंज़्यूम कर लेते हैं और दूसरे क्लाइंट को प्रॉपर इंटरनेट नहीं मिल पाता। तो कोशिश करिए जितने भी सिस्टम हैं आप सारे अपने बैंडविड्थ लगा के रखें उसके ऊपर। तो बैंडविड्थ लगाने के लिए आप क्वेरीज़ के अंदर जाएँगे और यहाँ पे सिंपल क्वेरी में लगाऊंगा, और भी क्वेरीज के ऑप्शंस हैं लेकिन वो फिर किसी दूसरी वीडियो में इसको डिस्कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ आईपी बेस्ड जो है क्वेरी लगती है, तो आपने एक फ्रेंडली नेम रखना है। आप चाहें तो पूरा नेटवर्क के ऊपर भी लगा सकते हैं बैंडविड्थ, चाहें तो वन बाय वन आई के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो मैं जस्ट सिंगल आई पे लगाऊंगा अपने ईजी टू यूज़ के लिए, और वही मैंने एक शॉर्ट नेम रख दिया आईपी का ताकि मुझे याद रहे कि मैंने किसके लिए लगा। आप चाहें तो उस क्लाइंट का नाम या उस यूज़र का नाम भी रख सकते हैं। यहाँ पे टारगेट में आपने वो आईपी असाइन करनी है जिसके ऊपर आप बैंडविड्थ लगा रहे हैं। तो अभी जो मैं बैंडविड्थ लगा रहा हूँ अपने ऐसी सिस्टम के लिए लगा रहा हूँ जिसकी आईपी 192.168.20.31 है, तो टारगेट में भी मैंने वही आईपी पूरी असाइन कर दी है। यहाँ पे जो मैक्स लिमिट आपको नजर आई है, सबसे पहले जो है अपलोड है और उसके बाद जो है डाउनलोड है। तो जितनी भी आपने अपलोड रखनी हो आपने अपलोड सेलेक्ट करना है और जितनी डाउनलोड रखनी हो डाउनलोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है ग्रीन नज़र आ रहा है क्योंकि अब ये आइडियल स्टेट में है। जब इसके ऊपर कोई मैं डाउनलोड लगाऊंगा या कुछ और लगाऊंगा तो इसका कलर चेंज होगा। जब ये अपनी पीक के ऊपर जाएगा तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि इसकी यूजेज है वो पीक के ऊपर हो रही है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं स्पीड टेस्ट लगाता हूँ इसके ऊपर, तो ये मैक्सिमम अपनी जो कंज्यूमिंग है उसके ऊपर चला गया है और अभी देखेंगे आप थोड़ी देर में ये रेड हो जाएगा। तो इट मीन्स ये अपने पीक के ऊपर बैंडविड्थ जो इसको हमने असाइन की है वो ले रहा है। जब हमने बैंडविड्थ नहीं लगाई थी तो आप देख सकते थे 40 एमबीपीएस आ रहे थे और अब हमने 3 एमबी की बैंडविड्थ लगाई है तो 2.7 एमबीपीएस तकरीबन 3 एमबी की बैंडविड्थ इसके ऊपर असाइन हो गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम दूसरे जो माइक्रोटेक से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन को डिस्कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर माइक्रोटेक में कोई और ऑप्शन आपने सीखना है तो वो भी आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।